आप सभी दर्शकों का स्वागत है लोकल न्यूज़ 31 में। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रमेश कांडपाल जी। मौका है नव संवत्सर का, चैत्र प्रतिपदा नव संवत्सर की, तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का ये इसका फलाफल रहता है संवत्सर का, किन किन राशियों को पैठ है, किन किन राशियों को अपेट है। और एक ही बड़ा क्रेज़ लोगों में उत्साह बना रहता है कि किस राशि में क्या है, उसका पूरा साल किस तरह से गुजरने वाला है। पंडित जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। पंडित जी, थोड़ा सा एक नया संवत्सर है, प्रतिपदा का मौका है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर आप ये बता सकें कि प्रतिपदा, एक तो संवत्सर का नाम बता दीजिए। कई लोग उसका उच्चारण थोड़ा सा सिद्धार्थ या सिद्धार्थी में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्या सही है और किस किस राशि को पैठ अपेट है, और ये थोड़ा सा अगर इसका क्या राजा है, क्या मंत्री होता है, थोड़ा सा इसका वर्ष भर का फल बता दीजिए। धन्यवाद सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमें मौका देने के लिए। जैसा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है और हमारा हिंदू नव वर्ष से इसमें प्रारंभ होता है और यहीं से हमारा संवत्सर जो है बदलता है। इससे पहले कालयुक्त नाम का संवत्सर था और इस समय सिद्धार्थी नाम का संवत्सर है। क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे लिए भी कॉल आए हैं कि सिद्धार्थ लोग कह रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ नहीं है। ये मैं प्रमाण आपको दिखाता हूँ। ये ज्योतिष का ग्रंथ है, ये देखिए आप, ये मानसागरी करके ग्रंथ है। इसके 10वें पेज नंबर 10 में स्पष्ट लिखा है, पिंगलः काल युक्तश्च सिद्धार्थी रौद्र दुर्मति। तो इसमें 60 संवत्सर होते हैं, 60 संवत्सर क्रम से चलते हैं। इसलिए संकल्प में बोला जाता है प्रभव आदि षष्ठी संवत्सराणाम मध्य, क्योंकि प्रभव पहला संवत्सर था और उसके बाद शय लास्ट संवत्सर होगा इसमें। तो इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जहाँ पे देखिए काल युक्तस्य के बाद ये सिद्धार्थी है, ये प्रमाण है। किसी को जो भी हम स्पष्ट करते हैं या किसी की बात को हम काटते हैं तो उसमें प्रमाण आवश्यक होता है। तो मानसागरी में आप देख सकते हैं सिद्धार्थी नाम संवत्सर है। जी पर जी, थोड़ा सा पैठ अपेट किन किन राशियों को रहेगा, अगर आप ये बता सकें तो थोड़ा हमारे दर्शकों को। जी, इसमें आज जो ये संवत्सर है, आज के दिन मेष, सिंह और धनु राशि को अपेट है। और विषुवत संक्रांति जो बैसाखी का महीना, बैसाखी आती है 14 अप्रैल को, उस दिन कर्क, वृश्चिक और मीन को अपेट होगा। जी। अच्छा पंडित जी, कि ऐसा क्यों होता है जब भी हम किसी ज्योतिष से पूछते हैं, वो प्रतिपदा के दिन जरूर ये कहते हैं कि मेष, सिंह, धनु को ही अपेट होता है, ये हमेशा ऐसा क्यों बना रहता है? ये चंद्रमा की गति पर निर्भर करता है, क्योंकि चंद्रमा की गति वहाँ तक पहुँचती है। चंद्र शुद्धि और अशुद्धि देखा जाता है। तो चंद्रमा जब उसी राशि में पहुँचती है, तो जैसे कर्क पे होगा या वृश्चिक पे होगा या मीन में होगा, एक राशि में होगा, तो उसके होने के कारण मेष, सिंह, धन में अपेट हो जाएगा वो। तो चंद्रमा की गति पर निर्भर करता है। जी। पर ये थोड़ा सा अगर राशिवार, अगर आप मेष से मीन तक अगर ये जिक्र कर सकें कि किस किस राशि को पैठ है अपेट है और किसका वर्ष का फल क्या जाने वाला है। जी, इसमें मैंने बना रखा है ये, मैं सीधे समय ज़्यादा न लेकर के आपको बताता हूँ। सिर संक्रांति वालों की बात करते हैं। आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि सिर संक्रांति, मघा नक्षत्र सिंह राशि सिर संक्रांति, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि सिर संक्रांति, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह और कन्या राशि सिर संक्रांति, हस्त नक्षत्र कन्या राशि सिर संक्रांति, चित्रा नक्षत्र कन्या और तुला राशि सिर संक्रांति, स्वाति नक्षत्र तुला राशि सिर संक्रांति। इनका तो सिर संक्रांति है, ये बहुत अच्छा फल होता है। भूमि, भवन, मान, सम्मान इत्यादि का इसमें लाभ होता है। अगली बात करते हैं जो मुख्य संक्रांति है। आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि, पुनर्वसु नक्षत्र कर्क और मिथुन राशि, पुष्य नक्षत्र कर्क राशि, इनकी मुख में संक्रांति है, जिसमें विद्या लाभ होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको सफलता प्राप्त होती है। अगली बात कर देंगे हृदय में संक्रांति। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि, भरणी नक्षत्र मेष राशि, कृतिका नक्षत्र मेष और वृष राशि, रोहिणी नक्षत्र वृष राशि और मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि, इनकी हृदय में संक्रांति है, जिसमें आर्थिक संसाधनों की वृद्धि बताई जाती है। और अगली बात करेंगे अब दाहिने हाथ में जो संक्रांति है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र कुंभ और मीन राशि, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र मीन राशि, रेवती मीन राशि, श्रवण नक्षत्र मकर राशि, नहीं ये ऊपरी तक है, रेवती मीन तक, तो इनका दाहिने हाथ में है। यानी मीन राशि, कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र जिनका होगा, इनका विवाह में सफलता, धन लाभ और मांगलिक कार्य इनके यहाँ होंगे, ऐसा इसका फल बताया गया है। अगला जो है बाएं हाथ,
बाएं हाथ में किसकी संक्रांति गई है? धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि, और इसमें मकर राशि और कुंभ राशि, ये बाएं हाथ की संक्रांति है। इसमें अनावश्यक व्यय होता है, धन हानि होती है और ऋण कर्जा उन पर चढ़ जाता है। अगला जो बात करेंगे दाहिने पैर की। दाहिने पैर गया है आपका धनु राशि, मूल नक्षत्र, धनु राशि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, धनु और मकर राशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये दाहिने पैर गया है। इनका जो फल है व्यर्थ भ्रमण होगा, परिश्रम होगा, यात्राएं होंगी, जो उनका जो परिणाम न्यून होगा, कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। अब जो लास्ट में जो बात आती है अंतिम में बाएं पैर की, जिसको हमारे पहाड़ों में भी बोलते हैं भौं पै करके, ये सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है, ख़राब माना जाता है। इसी का लोग जो है स्वर्णकार के यहाँ जा कर के बायां पैर चांदी का बना करके उसको मंदिरों में दान करते हैं, उसकी मैं अब बात करने वाला हूँ। बायां पैर गया है विशाखा नक्षत्र, तुला राशि, वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, ज्येष्ठा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, ये बाएं पैर इनके संक्रांति गई है और इन्हीं को बाएं पैर का दान करना है। और जो ऊपर जो बताया है उनको केवल चावल, दूध इत्यादि अभी फल आगे बताएंगे, वो दान करना है। इसमें एक बात और स्पष्ट करता हूँ मैं, विशाखा वाला, विशाखा तुला है, यहाँ पर विशाखा नक्षत्र है, तुला राशि है, इनका बायां पैर गया है। और ऊपर अभी हमने एक बात और कही, चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, वहाँ तुला राशि भी कही है, उनकी सिर संक्रांति गई है। ये अंतर आप ध्यान में रखेंगे कि तुला की सभी की सिर संक्रांति नहीं गई है, जिसकी तुला राशि है और वहाँ नक्षत्र विशाखा है उसका बायां पैर गया है, ये ध्यान रखना है जी। जी, ये जो पैट अपेट रहता है, जो अशुभ फल अगर किसी को मिल रहा है तो उसके निदान का कोई उपाय क्या होता है, क्या सुझाव सलाह आप देंगे? जी, इनके निदान के लिए विषुवत संक्रांति जो बैसाखी का दिन हम कहते हैं, यानी कि बैसाख महीने का 1 गते और 14 अप्रैल, तो उस दिन नज़दीक के मंदिर में जा कर के आप दूध, दही और सफ़ेद कपड़ा, चावल और चांदी, क्योंकि ये सफ़ेद चीज़ों का दान इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा जनित ये दोष होते हैं। चंद्रमा आपका अशुभ है, चंद्रमा द्वारा ही आपको यह जो दोष प्राप्त होते हैं, तो उसी के निमित्त आपको यह दान करने होते हैं, जिससे वो दान करने के पश्चात आपको उसका अरिष्ट जो होता है शांत हो जाता है। जी, जब ये नव संवत्सर शुरू होता है तो एक नवरात्र भी शुरू होती है, तो नवरात्र के पूजन का क्या विधान रहने वाला है, क्या विधान आप सलाह देंगे? जी, आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गई है, सभी को शुभकामनाएं। नवरात्रि में भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन होता है और यहाँ जो चैत्र की नवरात्रि होती है इसमें रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का भी पूजन किया जाता है। तो चैत्र नवरात्रि का जो प्रथम दिवस है, प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी करके 9 दिन तक इसका पूजन होता है। और पूजन सामान्य रूप से आप पंडित जी आपके घर आते हैं तो वो बता ही देते हैं, नहीं तो सामान्य जो आप स्वयं पूजा करना चाहते हैं, कलश स्थापना करें, कलश के नीचे सप्त धान्य रखें, कलश में जल भरें और आम के पत्ते लगाएं, उसमें दूध, दही, घी डालें, एक सिक्का डाल लीजिए और एक जो सुपारी बोलते हैं, जिसको छोटी सुपारी आती है साबुत वाली, वो डाल लीजिए और उसमें आप नारियल स्थापना कर सकते हैं। भगवती का मुखौटा आता है उसको स्थापित करके उसमें श्रृंगार आदि सम्मान करके उनकी स्थापना करें और स्थापना करने के बाद भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं और अखंड दीपक जलाएं और पंचोपचार या षोडशोपचार जैसा आपके घर में उपचार है, जैसी सुविधाएं हैं आपको उस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। और सर्वोपचारार्थी गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि करके धूप दीप नैवेद्य आरती प्रसाद इत्यादि करके पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। पर जी, कई बार हम देखते हैं कि जब नवरात्र होती है तो वैसे तो 9 दिन की होती है, नवरात्र का मतलब ही 9 दिन का है, तो कई बार एक आध कम भी हो जाती है, तो क्या इस बार पूरी हैं या अथवा कोई कम भी है? नहीं, इस बार एक तिथि क्षय हुई है। इस बार नवरात्रि तिथि है तृतीया तिथि क्षय हुई है, तो नवरात्रि 9 दिन की नहीं 8 ही दिन की इस बार है। तो इस बार 8 दिनों में आपका जो है अष्टमी पड़ रही है आपके इधर 5 तारीख को, और 6 तारीख को नवमी होगा, जिस दिन तुलसी भी बोई जाती है, भगवान राम का पूजन होगा, और 7 तारीख को हरेला पूजन होगा। जैसे आज आपने हरेला बोया होगा तो 7 तारीख दशमी के दिन हरेला पूजा होगा और उसी दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। एक तिथि क्षय है तृतीया की। जी, तिथि क्षय। तो जी, नवरात्र में कन्या पूजन और नवमी पूजन का भी एक विधान बड़ा रहता है, तो क्या विधान रहता है दिन कन्या पूजन का, नवमी? जी, नवरात्रि का मतलब ही यही है कि जब तक कन्या पूजन नहीं होगा तब तक नवरात्रि का जो व्रत है वह पूर्ण
नहीं माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। 9 व्रत जब आपके पूरे हो जाते हैं, जैसे इस बार 8 है तो जितने व्रत हैं उतने पूर्ण करेंगे, उसके बाद कन्या पूजन करेंगे। और कोई असमर्थ होते हैं कि जैसे पहला व्रत कर लिया, अष्टमी का कर लिया या फिर अष्टमी नवमी कर ली, तो आप अष्टमी को भी कन्या खिला सकते हैं, नवमी को खिला सकते हैं, एकादशी को, चतुर्दशी, पूर्णिमा तक आप जो है कन्या पूजन कर सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि वो कन्या हमारी कन्या न हो करके भगवती वैष्णवी होती है और उसको बिल्कुल माता के रूप में मान करके उसका पूजन करना चाहिए। बाजार से कुरकुरे आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वयं पाक बना करके अपने घर में हलवा और चने और खीर, पूरी, ये मुख्य भगवती को हलवा और चना बहुत प्रिय होता है, तो यह स्वयं बनाइए घर में, कोई दिक्कत नहीं है। भगवती की आराधना करनी चाहिए और उससे अंत में जब आप पूजन कर लेते हैं, भगवती के हाथ में अक्षत देने चाहिए। अक्षत देंगे, वही भगवती जो है आपके घर में, आपके सर के ऊपर, आपके घर में जो अक्षतों का जो बिखराव कर देगी, उन अक्षतों को मोती समझ करके अपने घर में उनको रखना चाहिए। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने व्यस्त समय में से समय निकाला और हमको दर्शकों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रमेश कांडपाल जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए इस नवरात्र में। और साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही कि जो उच्चारण संवत्सर के नाम में थोड़ा सा उच्चारण कुछ लोग गलत कर दे रहे हैं, तो वो सिद्धार्थ न होकर सिद्धार्थी है। साथ ही एक नवरात्र का क्षय भी हुआ है, तृतीया का उन्होंने क्षय बताया, और साथ ही जो अशुभ जो जिन पर अपेट गया हुआ है उसके निदान का भी उपाय उन्होंने बताया है। और उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी ज्योतिषाचार्य रमेश कांडपाल जी ने दी होगी। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।